सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो गज़ल है। गज़ल के जो बेटा जो इसमें गज़ल है, इसमें 10 शेर दिए गए हैं। तो आज इस पूरी गज़ल को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। तो आज हम इसके पहले 5 जो शेर हैं उनका इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो जैसा मैंने आपको जो इसके रुबाइयाँ वाले पाठ में बताया कि हमने उस पाठ में जो कवि फिराक गोरखपुरी हैं उनके परिचय के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, और उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए उनके बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या रही, उनकी भाषा शैली कैसी है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। बच्चों, हम अध्ययन करना शुरू करते हैं गज़ल के बारे में। गज़ल क्या है? गज़ल में कवि ने दर्द और पीड़ा, जो कवि के अंदर जो मन के अंदर दर्द है और पीड़ा है, उसको शायर की उस पीड़ा के साथ कवि का जो अहंकार है, जो उसकी जो ठसक है, वो भी इसमें प्रस्तुत कवि ने की है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, व्यंग किए हैं, और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। जो उसके साथ उसके जीवन में गम हमेशा रहा, दुख हमेशा रहा। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा वो भी उसे बुला रहा है, रात का सन्नाटा भी उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। कवि अपने शेर के माध्यम से कहता है कि संसार में इश्क प्रेम वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देने को तत्पर है, तैयार है। जब शराबी शराब पीते हैं तो उनको पीते पीते भी अपनी प्रेमिका की, प्रियजनों की याद आती है, और वह यह भी स्वीकार करता है कि उसकी जो गज़ल हैं, गज़लों में मशहूर शायर जो मीर हैं, उनकी गज़लों का जो प्रभाव है, उसकी जो वो स्पष्ट नज़र आता है। तो बच्चों, हम अध्ययन करना शुरू करते हैं इनकी जो गज़ल हैं उनका। तो इनकी गज़ल में कुल 10 शेर हैं, बैत हैं 10। तो हम पहले शेर का अध्ययन करना शुरू करते हैं। कहते हैं कभी, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में पर तोले हैं। बच्चों, कवि ने इस शेर के माध्यम से बसंत का जो मौसम होता है, स्प्रिंग का, तो उस स्प्रिंग के मौसम में हम देखते हैं कि प्रकृति में बहार आ जाती है, और जो कलियां हैं, कलियां बोलते हैं जिससे हम फूल बनने से पहले की जो अवस्था है, ये फूल बना उससे पहले कलियां हैं, तो कलियां अपनी जो गिरहें परतें वो खोल रही हैं, और पूरा जो वातावरण है वो महकने लगता है। तो कवि ने उस बसंत के मौसम में का ही एक दृश्य की कल्पना की है। वो कहते हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरहें खोले हैं, कि जो फूल हैं, फूल बनने से पहले जो गुंचे हैं, कलियां हैं, वो कलियां रस से, नवीन रस आ गया है उसमें, क्योंकि बसंत के जो बसंत से पहले पतझड़ का मौसम होता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, और बसंत आते आते उस कली में नया रस उत्पन्न हो जाता है। तो वो कली है, ऐसा लग रहा है अपने नए रस से भर गई है, और अपने पंखुड़ियों की जो गुंचे हैं कलियों को, वो धीरे धीरे उसकी जो गिरहें पड़ते हैं, उसके जो लेयर उनको खोल रही है। और जैसे जैसे वो खोल रही है तो ऐसा लगता है कि जो उसकी खुशबू है, उसके जो रंग हैं उस फूल के, वो रंग और उसकी जो बू है, खुशबू, गुलशन मीन्स उस गार्डन में, बगीचे में, वो आसमान में उड़ने को बेताब हैं। वो ऐसा लगता है कि वो उस कली के जो खुशबू और रंग है, वो आसमान में पंख लगा करके उड़ना चाहते हैं। तो कवि ने इसमें बसंत के मौसम का और उसमें जो कली और फूल है उनका सुंदर दृश्य की कल्पना की है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसके भाव और काव्य सौंदर्य की। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन कवि ने अपने इस शेर के माध्यम से किया है। उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग है। काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है, इसलिए इसमें इसका जो काव्य गुण है, प्रसाद गुण है इसके अंदर। बिंब योजना है कि उसमें हमको देखते देखते कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ने का प्रयास कर रही है, उसकी रंग और खुशबू, और तो हमारे मन में एक दृश्य की कल्पना हो रही है। संदेह अलंकार है कि मानो ऐसा हो रहा है। इसके बाद रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है कि रंग और खुशबू मानव की भांति, पक्षी के भांति आसमान में उड़ना चाह रही हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है।
और छंद क्या है इसकी? गज़ल इसकी छंद है। पहले इसकी कविता में रुबाइया में रुबाई छंद था, अब इसमें गज़ल छंद है। बच्चों अगला शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो कवि स्वयं प्रेम के वियोग में है, उसकी प्रेमिका से वो अपनी प्रेमिका से वो दूर है, और रात में भी उसे अपनी प्रेमिका की और प्रियजनों की याद आ रही है। तो कवि ने उस रात की कल्पना की है। रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, और तारे भी जब सुबह होने वाली होती है तो वो भी सोते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि अब तारे सोते हैं तो सुबह सूरज के निकलने का टाइम हो रहा होता है। तो कवि ने इसकी वो कल्पना की है कि तारे आंखें झपकावे हैं, ऐसा लगता है मानो तारे भी टिमटिमाते हुए थक गए हैं, अब वो भी सोना चाहते हैं। जर्रा जर्रा सोए हैं, प्रकृति का हर एक कण, पशु पक्षी, चांद तारे, पेड़ पौधे सभी सोए हुए हैं। तुम भी सुनो हो यारो। तो कभी अपने दोस्तों से संवाद शैली में बात करता है, मुखातिब तो कहता है, हे यारो तुम भी सुनो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब मीन्स रात्रि में, सन्नाटा है जो रात्रि का, ये भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है? कभी अपने दोस्तों से मुखातिब कहता है। तो कवि का मानना है कि जो रात्रि के सन्नाटे उसी को कुछ बोलते हैं जिसके मन में प्रेम की वेदना होती है, प्रेम की पीड़ा होती है, प्रेम के प्रति उसका वियोग है। तो वही व्यक्ति उस रात के सन्नाटे में जागता है, और रो रात वह उससे ऐसा लगता है कि वो उससे संवाद स्थापित कर रही है। तो कवि इस रात के सन्नाटे के माध्यम से अपने प्रेम की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको व्यक्त कर रहा है। वो कहना चाह रहा है कि सन्नाटा भी उससे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सन्नाटा जो है उसी से कुछ कहने का प्रयास करता है जिसके सीने में, जिसके हृदय में प्रेम की वेदना होती है। तो बच्चों यहाँ प्रेम का महत्व, जो प्रेम का जो दर्शन है वो भी कवि ने हमारे समक्ष रखा है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। उद्दीपन क्या होता है? जो किसी भावना को और भावना में और वृद्धि करता है। तो कभी प्रेम की वेदना से ग्रस्त है तो उसमें रात का सन्नाटा उसकी वेदना को और बढ़ा रहा है, उद्दीपित कर रहा है। जर्रा जर्रा में शब्दों की पुनरावृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना में, सन्नाटे को एक मानवीकरण मानव रूप में प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पे वो मानवीकरण अलंकार है। और सन्नाटा है और बोल भी रहा है, दोनों एक दूसरे की विरोध वाली स्थिति है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। तारों का मानवीकरण किया है कि तारे सोना चाहते हैं। शब्दावली उर्दू है और छंद गज़ल है। बच्चों हम बात करें इसके तीसरे शेर की, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। बच्चों कवि ने, जो शायर फिराक गोरखपुरी ने इस शेर के माध्यम से जीवन दर्शन को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है कि जो व्यक्ति है हर चीज़ के लिए अपनी किस्मत को दोष देता है और वो अपने कर्म करना नहीं चाहता। तो यहाँ व्यक्ति ने किस्मत और व्यक्ति के कर्म दोनों की बहुत सुंदर व्याख्या की है। कवि कहता है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दो चीज़ें, हम और हमारे किस्मत, हमारी तकदीर, दोनों को एक ही काम मिला। दोनों को क्या काम मिला है? कवि कहते हैं, किस्मत हमको रोले बे है, किस्मत हमको रो रही है और हम किस्मत को रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दुखी हैं। हम किस्मत को क्यों रो रहे हैं? हम किस्मत से दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने जीवन में जो चाहा वो हमको किस्मत से प्राप्त नहीं हुआ, विधाता ने हमको नहीं दिया। और किस्मत हमसे क्यों दुखी है? क्योंकि हम अकर्मण्य हैं, कर्म करना नहीं चाहते। जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो किस्मत भी सोच रही है मैं किस व्यक्ति के पाले पड़ गई जो सिर्फ किस्मत पे ही विश्वास रखता है, कर्म करने में विश्वास नहीं करता। कहते हैं किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। तो व्यक्ति ने जो फिराक गोरखपुरी ने इस शेर के माध्यम से मनुष्य को कर्म करने का भी परामर्श दिया है। बच्चों हम बात करें इसके जो भाव और काव्य सौंदर्य के बारे में, निराशा और अकर्मण्यता, काम ना करना, उस पर व्यंग किया है। उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है। किस्मत रो रही है तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। छंद गज़ल है। और हम कहना जो उर्दू की पहचान है, वहाँ हमेशा ही व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल ना करके सामूहिक शब्द का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है। तो बच्चों बहुत अच्छा ये शेर है जिसमें हमको
कर्म करने की, कर्म के प्रति निष्ठा रखने की बात की गई है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों आगे का हम शेर देखें। यहाँ भी कवि ने बहुत अच्छी बात हमको बताने का प्रयास किया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बच्चों कवि ने जैसा बताया आपको, मैंने इनके परिचय के बारे में भी, इन्होंने सामाजिक जो जीवन है उसमें लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनको इन्होंने बहुत करीबी से देखा है। तो इन्होंने अपने कविता के माध्यम से ही जो बताने का प्रयास किया है कि लोग जो क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो बुराई करने से कवि कहता है कि वो जब मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तव में वो मुझे बदनाम तो कर रहे हैं लेकिन लोगों के सामने अपने चरित्र को भी उद्घाटित कर रहे हैं। तो कवि ने यही किया कि हमें किसी के बुराई में रस नहीं लेना चाहिए, आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बुराई से किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप तो लगा रहे हो, लेकिन उस आक्षेप लगाने की प्रक्रिया में, आरोप लगाने की प्रक्रिया में खुद अपने चरित्र को गिरा रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे हम इस छवि के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि एक बुराई कर रहा है, दूसरा उसको बुराई को सुन करके शॉक्ड हो रहा है। तो बच्चों कवि कहने का प्रयास कर रहा है, जो मुझको बदनाम करें, कि जो व्यक्ति मुझे बदनाम कर रहे हैं, बदनाम, मेरा नाम बुरा करने का प्रयास, खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, काश वो इच्छा करता है, काश वे इतना सोच सकें, जो बदनाम करने वाले हैं, क्या हो सकता है, वो कवि कहता है काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोलें या अपना पर्दा खोलें, कि वो मुझे बदनाम कर रहे हैं या दुनिया के सामने अपने चरित्र को पेश कर रहे हैं। हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा चरित्र की कमियां भी लोगों के सामने खुल रही है कि ये व्यक्ति कैसा है, जिसके साथ रह रहा है उसी के व्यक्तित्व की बुराई कर रहा है। तो हमारे व्यक्तित्व, जो हमारी जो व्यक्तित्व की कमियां हैं वो भी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही हैं। तो हम दूसरों की बुराई करने के प्रयास में हम अपने खुद के चरित्र को दुनिया के समक्ष रख रहे हैं। तो कवि ने इस शेर के माध्यम से हमें बुराई ना करने की और स्वयं पर ध्यान देने की का भी परामर्श दिया है। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य संबंधी सौंदर्य की। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है कि वो दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने चरित्र को खुद दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा उर्दू है, छंद गज़ल है, भाषा में प्रवाह है, फ्लुएंसी है, सोच सके में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों हम बात करें इस वीडियो के अंतिम शेर की, शेर नंबर 5 की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसे 5 शेरों का अध्ययन करेंगे। ये कीमत भी अदा करें हम, ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। कवि ने इस शेर के माध्यम से प्रेम की कीमत अदा करने की वाली बात की है। कवि प्रेमी है, दीवाना है, और कवि कहता है कि वह प्रेम की हर कीमत चुकाने को तैयार है। प्रेम के बदले अपने आप को वो पागल, जो समाज के लोग पागल भी समझे तो वो भी उसके लिए तैयार है। तो कवि कहते हैं शायर फिराक गोरखपुरी, ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्ती होशो हवास। बदरुस्ती होशो हवास मतलब पूरे विवेक के साथ, पूरे होश में होते हुए, ऐसा नहीं कि हम किसी भावना में बह रहे हैं, मैं पूरे होशो हवास के साथ हम प्रेम की हर कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं, कि हम प्रेम के सौदे को किसी भी रूप में करने वाले हैं। हम प्रेम को हर हालत में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए चाहे हमें दुनिया दीवाना कहे, चाहे पागल कहे, हम वो तमगा भी स्वीकार करने को तैयार हैं। तो कवि इसमें प्रेम में पागल होने को भी तैयार हैं। प्रेम के बदले पागल हो जाना, दीवाना कहलवाना भी एक व्यापार है, सौदा है। कभी बोल रहा है तो हम, अगर ये सौदा है, दुनिया वाले इस सौदे हमको पागल भी कहें तो मैं उस सौदे को स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेम के लिए पागल कहलवाने को भी तैयार वो होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से अटूट प्रेम करता है। बात करें इसके हम भाव और काव्य सौंदर्य की। कवि ने प्रेम में संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है कि हम प्रेम में कभी पूरी तरह समर्पित है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, कीमत अदा करना, ये मुहावरा इसका सुंदर प्रयोग किया है। गज़ल छंद है और होशो हवास में
वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बच्चों हम 5 शेरों में मैंने कुछ प्रश्न का चयन किया है जिसकी हम बात करें। कलियां किस तैयारी में हैं? कलियां फूल बनने के लिए तैयार हैं। वो कलियां अपनी जो परतें धीरे धीरे खोल रही हैं और परतें खोलने से ऐसा लग रहा है कि उस कलियों की जो फूल बनने की प्रक्रिया में उसका जो रंग रूप है और उसकी महक है वो आसमान में उड़ने को उतावली है, बेचैन है। शब मीन्स रात्रि में कौन बोलता है? रात्रि में प्रेम करने वाले व्यक्ति को सन्नाटा भी बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो कैसे? क्योंकि वो सन्नाटा है, वो प्रेम करने वाले की वेदना में वृद्धि कर रहा है, उसे उद्दीपित करने का प्रयास करता है। कवि और किस्मत क्या करते हैं? कवि और किस्मत है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। कवि अपनी किस्मत को दोष देता है क्योंकि उसे वो सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उसे चाह है, और किस्मत कवि पर रो रही है क्योंकि कवि अकर्मण्य है, कर्म पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कर्म नहीं करता है। मेरा पर्दा खोले हैं का आशय क्या है कि जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और कर रहे हैं, वो व्यक्ति मुझे बदनाम नहीं कर रहे बल्कि लोगों के समक्ष अपने चरित्र को ही उजागर कर रहे हैं। सौदा करने से क्या अभिप्राय है? सौदा करना है एक व्यापार करना। तो प्रेम, जो दुनिया वाले हैं सच्चे प्रेम को एक व्यापार समझ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस व्यापार में मुझे लोग पागल भी कहें, दीवाना भी कहें, तो कभी उस तमगे को, उस व्यापार में मिले हुए लाभ, जो तमगा है उसको, जो लाभ है, जो दीवाना कहलवाने वाला जो बात है, उसको स्वीकार करने को तत्पर है, तैयार है। बच्चों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो इन गज़ल के पहले 5 शेरों के शब्दार्थ, भावार्थ और काव्य और भाव सौंदर्य और इनमें से जो प्रश्न हैं उनका जो आपको मैंने वर्णन किया है वो आपके समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को इसमें लिख करके बताइएगा। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।